आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 8 में सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक से रिलेटेड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप है मेरे पास अगर मैं आपको डिफाइन करूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरे पास टाइप है वाइब्रेटरी मोशन की। और वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास दो तरह की होती है, या तो कहलाती है टू एंड फ्रो, या फिर कहलाती है बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो का मतलब होता है जैसे मेरे पास अगर एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम अगर मूव कर रहा है, ये पेंडुलम इस तरीके से अगर मूव करेगा तो ये जो मोशन कहलाएगी, ये लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, ये टू एंड फ्रो कहलाएगा। जबकि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इस स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके मैंने इसको नीचे की तरफ खींच दिया, यही स्प्रिंग, इसको आपने स्ट्रेच करा नीचे की तरफ खींचा, और जब आपने इसको छोड़ा तो इस तरीके से ऊपर और नीचे अप एंड डाउन मूव करेगा। तो ये जो मोशन कहलाती है बेटा मेरे पास, ये कहलाती है बैक एंड फोर्थ मोशन। तो अब दो तरह की मोशन हो सकती है, टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ। मैं आपसे बात कर रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन है मेरे पास टाइप किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी मोशन दो तरह की होती है, या तो टू एंड फ्रो होगी या बैक एंड फोर्थ होगी। अब एमसीक्यू पढ़ते हैं। एमसीक्यू में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू में आपसे कहा व्हेन अ मास अटैच टू वन स्प्रिंग इज पुल्ड टू वन साइड एंड रिलीज टू परफॉर्म। यानी एक मास की बात कर रहा है, मास को आपने स्प्रिंग से अटैच किया, तो सिंपली बात कर रहा है ये किस चीज की। अगर आपसे बोलूं कौन सी मोशन है, तो आप बोलेंगे सर सर्कुलर तो है नहीं, कॉमन सेंस रोटेशनल भी नहीं, तो ये मोशन जो होगी वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अगली एमसीक्यू को देखते हैं जरा। अगले एमसीक्यू में आपसे कहा क्या, अगले एमसीक्यू में कह रहा है द मोशन ऑफ द बॉडी इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है, आप तमाम लोगों ने पढ़ी होगी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। आप जितना ज्यादा उसको डिस्प्लेस कराएंगे उतनी ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन होगी। आप कॉमन सेंस की बात है ना, मेरे पास एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग नजर आ रहा, अब इसको मैं जितना ज्यादा स्ट्रेच करूंगा, जितना ज्यादा इसको स्ट्रेच करूंगा उतनी ज्यादा इसमें एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट रिलेशन हो गया, डायरेक्ट। आपने डिस्प्लेस किया राइट साइड पे, डिस्प्लेस तो आपने राइट पे किया, लेकिन जो इसमें एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और जो लेफ्ट साइड का मतलब क्या है कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी सेंटर की तरफ। ये जो पॉइंट कहला रहा है, इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है बेटा, ये पॉइंट कहलाता है मेरे पास मीन पोजीशन। आपने डिस्प्लेस तो कराया राइट पे, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कहाँ पर है, इसमें एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड पे, यानी मीन पोजीशन की तरफ। तो इस तरह की मोशन को आप बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को एसएचएम से लिखा जाता है, एसएचएम शॉर्ट करके जो लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन ए इज डैश। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये कंडीशन है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अगर ये किसी इक्वेशन में प्रूव हो जाए तो इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो करेक्ट जवाब होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में कहा बॉडी कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 1 मिनट। 20 वाइब्रेशन मतलब आपको वाइब्रेशन दे रहा है 20, कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो टाइम दे रहा है आपको 1 मिनट, जो कि बराबर होता है 60 सेकेंड्स के। तो बेटा आपसे मांग रहा है टाइम पीरियड, तो आप ऑलरेडी टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ कर आए हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू टाइम अपॉन वाइब्रेशन। आप टाइम की जगह टाइम रखिए, वाइब्रेशन की जगह वाइब्रेशन रखिए। टाइम की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 60, वाइब्रेशन की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 20। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें अब आप कैंसिलेशन करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, टू वन द टू, टू थ्री द सिक्स। तो टाइम पीरियड जो आ रहा है मेरे पास वो कितना सेकंड आ रहा है, 3 सेकंड आ रहा है, यानी करेक्ट जवाब नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। तो ये एमसीक्यू आया जिसको मैंने आपको सिखाया है कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 में कहा द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। बेटा 1 सेकंड में आपकी बॉडी कितनी भी वाइब्रेशन करेगा, आज के बाद से वो चीज आपके पास कहलाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी। मतलब आपकी बॉडी 1 सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशन करे, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय वाइब्रेटरी बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो करें जब आपको फ्रिक्वेंसी मिल गया, जैसे आपके पास सपोज करो फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है 256 हर्ट्ज, किसी चीज की फ्रिक्वेंसी है, इसका मतलब वो बॉडी 256 टाइम्स 1 सेकंड में वाइब्रेट करेगी। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कहा, हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ डैश। तो बेटा हर्ट्ज यूनिट है मेरे पास किसका, फ्रिक्वेंसी का यूनिट। तो हर्ट्ज को आप ऐसे लिखते हो एच जेड से। अच्छा हर्ट्ज का ऑल्टरनेटिव जो आप इस्तेमाल करते हो
हर्ट्ज, या तो ऐसे लिखते हो वाइब्रेशंस पर सेकंड। आपसे बोले ना हर्ट्ज किसके बराबर है, तो आप आंसर लगाओगे वाइब्रेशन पर सेकंड, ये इसके बराबर होता है। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 का फ्रीक्वेंसी एफ इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड। आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या फिर टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट जवाब आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कहा the displacement x of projection of the particle moving along the circle of radius x is given by dash। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आप लोग को शायद बात याद ना हो, मैं पहले बात आपको अपनी समझा देता हूँ। देखो आपकी बॉडी अगर मूव कर रही है, आपकी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप लिखोगे बेटा आर से। अब आपकी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है जो उसके सर्कल पे नजर आ रहा है, ये है तो बात थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ये रेडियस है, अब इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो इस जगह पे मौजूद होगा। अब आपकी बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया हुआ है, आपकी बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया हुआ है, आपको ये निकाल के दिखाना है। अब ये देखो, अगर आप इसने जो एंगल बनाया है वो थीटा है। आप तमाम लोग पढ़कर आए हो एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस कहलाता है। एंगल के साथ वाला जो होता है वो हमेशा कॉस कहलाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि वो उसका रेडियस आर है तो ये आर कॉस बनेगा या आर साइन बनेगा। तो आप बोलेंगे सर क्योंकि हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंगल के साथ वाला है, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अच्छा, ये बात मैंने बहुत जल्दी से ओवरव्यू की है, तो हो सकता है एमसीक्यू में आपको मुश्किल लगी हो। जिन लोगों ने डेरिवेशन पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 8 में और डेरिवेशन समझी कि उनको डायग्राम और सवाल याद होगा, प्रोजेक्शन वाला सवाल है। तो चैप्टर नंबर 8 में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डेरिवेशन है काफी बड़ी, जो हम सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैंने ओवरव्यू कर दिया। अब वैसे आपको अब याद होना चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट किससे लिखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ऐसे ही एमसीक्यू नंबर 9 मुझे नजर आ रहा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द मास अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज गिवन बाय। तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है मेरे पास, वो फॉर्मूला मैं लिख के दिखा दूं। ये टॉपिक भी आपका रिड्यूस हुआ हुआ है तो आप लोगों ने हो सकता है ना पढ़ाओ। टॉपिक का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। कौन सी चीज क्या है, पहले मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ओमेगा, ओमेगा तो आपको पता है कि ओमेगा क्या कहलाएगा, तो आप बोलेंगे यस सर ओमेगा का आइडिया है। ओमेगा कहलाएगी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एक्स नॉट क्या कहलाता है बेटा, एक्स नॉट कहलाता है एम्पलीट्यूड, और जबकि ये एक्स कहलाता है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तीन चीजें। अब आप बोलेंगे सर ऐसा फॉर्मूला हमें तो नजर नहीं आ रहा, कौन सा वाला मैच कर रहा है, कौन सा वाला फॉर्मूला हमें बता रहे हैं। तो मैं आपको बात क्लियर करता हूँ। देखो v इज इक्वल टू ओमेगा, उसने क्या किया हुआ है, उसने एम्पलीट्यूड को रेडियस से लिखा हुआ है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो होता है, रेडियस इससे बढ़ा नहीं हो सकता। आपकी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे, ऐसा नहीं कि कुछ देर बाद वो बॉडी मूव करके बढ़ के आगे हो जाए, ऐसा नहीं है। उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है वो हमेशा मैक्सिमम रेडियस के ही बराबर रहेगा। तो उसने ऐसे लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप करेक्ट आंसर देख लीजिए, करेक्ट आंसर आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है। करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 समझाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, पहले एक बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए, इस एग्जाम्पल से बात करते हैं। मेरे पास एक पेंडुलम मौजूद है, पेंडुलम जब ये मूव करेगा इस तरीके से, लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है, जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, तो ये टॉप पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है बेटा, ये टॉप पॉइंट इसका कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन। टॉप पॉइंट कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन, जबकि सेंटर वाला जो पॉइंट नजर आ रहा है बेटा, ये पॉइंट कहलाता है मेरे पास मीन पोजीशन। पहले तो आप ये याद करो, जो सेंटर वाला पॉइंट है, जहां जहां इक्विलिब्रियम में आता है, जहां रुकता है, वो पॉइंट कहलाता है मीन पोजीशन। जो एक्सट्रीम वाला पॉइंट नजर आ रहा है जहां तक जा सकता है, वो एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन में बेटा उसकी वेलोसिटी जीरो के बराबर होती है, क्योंकि वो वहां पे ऊपर जाके रुकता है। जैसे कश्ती वाला झूला अगर आपने देखा हो, उसकी एग्जांपल मैं आपसे लूं, कश्ती वाले झूले में आप बैठे हो, कश्ती वाला झूला मैक्सिमम हाइट तक गया, ऊपर तक चला गया, वहां जाके वो रुकता है। उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। अच्छा, सेंटर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम होती है। याद है ना, कश्ती वाले झूले में बैठे हो, जब कश्ती वाला झूला बिल्कुल बीच में आता है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अच्छा, अब अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखो, एक चीज की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो दूसरी चीज जीरो होनी चाहिए। ये बात आप, छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपको याद करा रहा हूँ, जो मैं आपको बातें सिखा रहा हूँ,
कि भाई वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जबकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जबकि अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, वहां वेलोसिटी जीरो का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, जबकि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। ये बातें आप जरा सी याद कीजिए आप, कि भाई दो पोजीशन, एक है मीन पोजीशन, एक है एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये बात याद हो गई। अच्छा, इनके दरमियान अगर कोई पॉइंट लो, सपोज करो मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे दोनों एनर्जी होंगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी। अगर ये एमसीक्यू में पूछे ना कि इन बिटवीन मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन कौन सी एनर्जी होंगी, पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक भी। अगर सिर्फ सिर्फ मीन की बात करें तो भी आप जवाब बता सकते हो, और सिर्फ एक्सट्रीम की बात करें तो भी आप जवाब बता सकते हो। अब एमसीक्यू नंबर 10 पढ़ो क्या बोल रहा है। उसने कहा मास अटैच टू स्प्रिंग इज पासिंग थ्रू इट्स मीन पोजीशन। अब वो मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मांग रहा है, काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखो, मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी कैसी है, आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बहुत सारे एमसीक्यू से आप सॉल्व कर सकते हो। अगले एमसीक्यू में देखो, आप अगले एमसीक्यू में क्या बोला, एमसीक्यू नंबर 11 एट एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक्सट्रीम पोजीशन पे ये रहा, एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन मैक्सिमम होता है सर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसने पोटेंशियल एनर्जी का बोला, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कह रहा है टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर गिवन बाय x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड x2 इज इक्वल टू b cos ओमेगा t, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। इस तरह का एमसीक्यू आपके बोर्ड के पेपर के अंदर आने का चांस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट भी पेपर दे रहे होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट को इस तरह का एमसीक्यू करने में डिफिकल्टी होगी। लेकिन एमसीक्यू के आपके सामने आया है, तो आपसे शेयर करते हैं एमसीक्यू, बताते हैं कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको दे रहा है x1 की वैल्यू, x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और x2 की वैल्यू दे रहा है x2 इज इक्वल टू b cos ओमेगा t। ये आपको वैल्यू दी। देखो, फेज डिफरेंस आप जब निकालोगे जब दोनों की वैल्यूज या तो साइन में हो या दोनों की वैल्यूज कॉस में हो। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये जो आपको कॉस वाली वैल्यू नजर आ रही है, इस कॉस वाली वैल्यू को आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब साइन में कन्वर्ट करने का तरीका, आप तमाम लोगों ने बेटा ये मैट्रिक क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 90। यस, ये साइन थीटा प्लस, इस तरीके से मैं अगर ब्रैकेट में करके लिखूं तो और अच्छा रहेगा, इस तरीके से करेक्ट नहीं है ये, थीटा प्लस 90। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी फर्स्ट मैट्रिक क्लास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 90। अच्छा, 90 को आप लिखते हो पाई अपॉन 2 से, ये तो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे तो उनको ही पता होगा, बाकी मेडिकल वालों को भी पता होगा। 90 को लिखते हो पाई बाय 2। अब जहां आपको cos ओमेगा टी नजर आ रहा है बेटा, अब आप इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ओमेगा टी की जगह पे, ये देखो जहां पे अब ये cos थीटा लिखा हुआ ना, ये हो जाएगा cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई अपॉन फॉर प्लस पाई अपॉन 2। ये आपने चेंज करना है, यानी थीटा की जगह पे ओमेगा टी। तो अब आप देखो जहां पे cos ओमेगा टी लिखा हुआ है, आप उसको चेंज करोगे तो x2 की वैल्यू बन जाएगी x2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये आपने इसके बारे में लिखा। अच्छा जी सर, ये हो गया। अब आप क्या काम करोगे, दोनों के जो साइन के आगे की वैल्यूज लिखी हुई इन दोनों को आपस में माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। एमसीक्यू बहुत लेंदी है, मैं बात लंबी भी कर रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में समझा सकूं, जरा देखिएगा। दोनों को माइनस करोगे तो ये फाइव पाई डिफरेंस 5 से लिखोगे आप। पहले आपने लिखा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, बीच में आप लगाओगे माइनस, और फिर ये हो जाएगा ओमेगा टी। तो बेटा ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब देखो, एक ओमेगा टी प्लस में है, एक ओमेगा ओमेगा टी माइनस में, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल। तो जो आंसर आ रहा है, वो जो डिफरेंस आ रहा था, पार्ट डिफरेंस, वो कितना आ रहा है आपके सामने, तो आप बोलेंगे सर जो डिफरेंस आ रहा है वो पाई बाय 2 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एमसीक्यू थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन लॉजिकल एमसीक्यू था। मेरे सामने एमसीक्यू आया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं स्किप करता तो आप बोलते शायद सर को भी नहीं आता, तो मुझे एमसीक्यू तो आपको एक्सप्लेन करना था। समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो आप लोग, क्योंकि बोर्ड में आने का इसका चांस कम है। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया, सिंपल हार्मोनिक मोशन या तो टू एंड फ्रो होगा या बैक एंड फोर्थ होगा। यहाँ कहीं मैंने सर्कुलर मोशन बताया, तो आप बोलेंगे सर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर आइंदा के लिए बात याद रहे कि सिंपल हार्मोनिक सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। अब इसमें से आप ढूंढ लीजिए,
आप ढूंढिए कौन सा इसमें सर्कुलर मोशन है, तो आप बोलेंगे सर हमारे नजर आ रहा है व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे बोल रहा है अ बॉडी ऑस्किलेट विद 0.7 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा है एफ इज इक्वल टू 0.7 किलो हर्ट्ज। बेटा किलो हटाते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो 0.7 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 700 हर्ट्ज। और आपसे मांग रहा है एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा निकाल के दिखा दो। आप तमाम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। आप बोलेंगे यस सर पढ़ा है। ओमेगा ऊपर जाएगा, टाइम पीरियड नीचे आएगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अपॉन टी। बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा। मैं इसके साथ एक काम कर रहा हूँ, मैंने टी को अलग करके लिख दिया, मैंने इसको लिखा 1 अपॉन टी। आप बोलेंगे सर सही है। अब 1 अपॉन टी बेटा ये जो नजर आ रहा है 1 अपॉन टी बराबर होता है एफ के, तो ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई एफ। अब आप देखो वैल्यूज रखोगे, 2 रखोगे, पाई की जगह रखोगे 3.142 और एफ की जगह पे रखोगे बेटा आप 700। इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास एग्जैक्टली 4396 रेडियन पर सेकंड। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, अगर आपको फॉर्मूला बनाना आता है तो फॉर्मूला बना के बड़े आराम से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाया। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद एमसीक्यू नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कहा एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। अब देखो ये ऊपर मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे, तो आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मीन पोजीशन। एमसीक्यू नंबर 16 में आपसे क्या बोल रहा है, एमसीक्यू नंबर 16 में आपसे कहा आ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ डैश। तो बेटा आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी हुई है, स्प्रिंग मास सिस्टम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है वो पढ़ा होगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसमें ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो ये होती है ए इज इक्वल टू ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है के अपॉन एम, साथ में माइनस लिखा हुआ और ये एक्स। अब ये सारी फॉर्मूले क्योंकि ये सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम का टॉपिक भी रिड्यूस हुआ हुआ तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने ओवरव्यू करके आपको, क्योंकि एमसीक्यू सिंपल हार्मोनिक मोशन का है तो मैंने सोचा क्लियर कर दूं आपको। करेक्ट जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। यहाँ से आप याद कर सकते हो ओमेगा की वैल्यू बेटा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओके ओके ओमेगा की वैल्यू। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक मैं आपको बता दूं, ओमेगा की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है के अपॉन एम, लेकिन अगर आप यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लगाओगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी मेरे पास सिर्फ के अपॉन एम। अब आप अगर आंसर में मैच करोगे, मैंने ऑप्शन नंबर सी तो मैच किया लेकिन ये आंसर मेरा गलत आ रहा है, क्यों? अब गलत क्यों आ रहा है इस बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। बेटा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कौन आना चाहिए, आप बोलेंगे सर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आना चाहिए के अपॉन एम, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। अगर तो ये लिखा हुआ नजर आता तो ये करेक्ट जवाब हो जाता, बिल्कुल करेक्ट जवाब होता, लेकिन ये लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा, ये तो रूट लगा हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं है। अब इसी इक्वेशन को देखो, आपने पढ़ा है ना प्रोपोर्शन हटाते हो कांस्टेंट लगाते हो, तो मैंने प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट के लगा दिया, माइनस साइन को पहले लिख दिया और ये एक्स हो गया। अब ये इक्वेशन आपको सिंपल सिंपल सी बनती हुई नजर आ रही है कि प्रोपोर्शन हटाओ कांस्टेंट लगा दो, तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे अब एग्जैक्टली जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एमसीक्यू ये भी आने का चांस नहीं है क्योंकि रिड्यूस हुआ हुआ है, लेकिन एमसीक्यू एक साथ जमा हुए तो मैंने आपको समझा दिया। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद एमसीक्यू नंबर 17, टोटल एनर्जी ऑफ द मास एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय। तो बेटा एनर्जी, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो होता है E इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। करेक्ट जवाब है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी यानी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। जबकि आपसे फिर पूछ रहा है एमसीक्यू नंबर 8 में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज गिवन बाय। मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आपके पास क्या है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। यानी जो है मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला है वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये भी एनर्जी का टॉपिक आपका रिड्यूस हुआ था इस साल के लिए 2021 में। लास्ट के 2 MCQ बड़े आसान आसान से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। इफ द मास ऑफ द बॉडी इन स्प्रिंग इज इंक्रीज टू 4 टाइम द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी डैश। देखो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम मैट्रिक क्लास में आप पढ़कर आए थे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एफ अपॉन के। उसने आपसे कहा मास को मैंने इंक्रीज कर दिया 4 टाइम, यानी जहां m नजर आ रहा है वहां पे आप रखोगे बेटा 4m।
तो जहाँ m था वहां पे आप 4m रखोगे, तो आंसर आएगा मेरे पास 2 पाई √4m/k। बेटा 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, जबकि अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है 2 पाई √m/k। ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज नजर आ रही है ये टाइम पीरियड के बराबर है, फॉर्मूले के बराबर है, क्योंकि फॉर्मूला वापसी रिगेन हो रहा है। तो टाइम पीरियड कितना टाइम्स हो गया, तो आप बोलेंगे सर टाइम पीरियड हो गया मेरे पास कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि लास्ट एमसीक्यू मुझे नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 20, इफ द मास ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम इज डबल्ड। आपने मास को डबल कर दिया, यानी जहां m है बेटा वहां पे अब आप 2m रखोगे, तो फॉर्मूला वही आपके पास, t = 2 पाई √m/k। जहां m है वहां पे आप 2m रख दोगे, तो ये देखो 2m/k। बेटा 2 का रूट होता है क्या, आप बोलेंगे सर 2 का रूट नहीं होता, तो ये √2 एज इट इज रहेगा, और आगे आप फॉर्मूला बना दोगे 2 पाई √m/k। अब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड के बराबर है, तो ये हो गया √2 टाइम्स। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। तो ये एमसीक्यू से बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कंप्लीट हुए 20 एमसीक्यूज से, एमसीक्यूज कुछ मुश्किल भी थे कुछ आसान भी थे। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग एमसीक्यूज क्लियर होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके आगे लेक्चर में बात करेंगे। तमाम लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।